आर और एस इक्विवेलेंस रिलेशन में है तो आर इंटरसेक्शन एस भी इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है, लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन on this set 1 2 3 containing 1 2 and 2 1 is 2। मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इस सेट 1 2 3 पे दो ही बनेंगे अगर ये दोनों एलिमेंट उसमें हो, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। अब उसको प्रूव करते दो ही कैसे बना। सबसे पहले देखिए, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि ये ऐसा क्यों है। कोई रिलेशन है आर, मैं उसको लिखता हूं जिसके अंदर क्या है 1 2 और 2 1 है। अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो क्या मुझे इस ए पे इक्विवेलेंस रिलेशन तो 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए और 3 3 चाहिए। अब इसमें 1 2 और 2 1 तो आएंगे क्योंकि बोला है कि ये दोनों तो होने ही चाहिए। देखिए क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, 1 1 2 2 3 3 है। R1 ये R1 है, R1 इज रिफ्लेक्सिव है। क्यों है, A, A बिलोंग्स टू A है और R1 है वो सिमेट्रिक है, सिमेट्री है। A, B बिलोंग्स टू R है एंड B, A आल्सो बिलोंग्स टू R है। 1 2 है, 2 1 है और R1 है वो ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव क्यों है बता सकते हो? बिल्कुल ट्रांजिटिव इसलिए है कि 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए जो कि है, ठीक है। अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी होना चाहिए। अगर ए बी है बी सी नहीं है तो ए सी की जरूरत नहीं है और ए बी भी नहीं ए है तो किसी की जरूरत नहीं है। वैसे ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। R1 इज इक्विवेलेंस। अब देखिए आपको पता है कि A टू A कोई रिलेशन है तो वो A क्रॉस A का सबसेट होता है, A क्रॉस A का सबसेट। अब A क्रॉस A में क्या 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 आ सकता है, देखो 9 एलिमेंट आएंगे, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 और 2 3 3 2 1 3 3 1। कितने हो जाएगा वो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक क्रॉस एक इतने एलिमेंट आए। अब एक मैंने रिलेशन बनाया जिसके अंदर ये कितने 5 एलिमेंट्स आ गए। दूसरा ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, एक और इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि 1 2 और 2 1 तो होने ही चाहिए, तो मैंने ये 1 2 और 2 1 लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे तो रिलेशन बन चुका है, मुझे इससे दूसरा अलग रिलेशन चाहिए, अलग चाहिए तो इसमें से कोई भी एक एलिमेंट उठा देता हूँ जो इसमें नहीं है। देखो ये तो आ गया, ये आ गया 1 2 2। अब इन चारों में से कोई भी एक उठा लेता हूँ, 2 3 उठा लिया 1। अगर 2 3 उठाया तो इसको सिमेट्रिक बनने के लिए 3 2 भी चाहिए, 2 3 है तो 3 2 चाहिए सिमेट्रिक बनाने के लिए। अब देखें ये 2 3 है, ये 3 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 2 2 है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये 1 2 ये 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। अगर इसको इक्विवेलेंस बनाना है तो रिफ्लेक्सिव तो आपने बना दिया, आपने सिमेट्रिक भी बना दिया, आपको ट्रांजिटिव भी बनाना पड़ेगा। मैंने सिर्फ एक एलिमेंट ऐड किया था, इससे सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे दूसरा ऐड करना पड़ा और इन दोनों से ट्रांजिटिव बनाने के लिए मुझे एक और ऐड करना पड़ेगा 1। लेकिन 1 3 आया तो सिमेट्रिक के लिए 3 1 भी चाहिए, 3 1 भी आ गया। अब ध्यान से देखो तो सारे के सारे एलिमेंट आ गए, सारे के कुछ बचेंगे। तो एक तो ये बन गया जिसमें 2 1 1 हो तो इक्विवेलेंस बनेगा, एक ये रहा जिसमें 2 1 1 हो इक्विवेलेंस बनेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं आता बस इन दो के अलावा और कोई नहीं बन सकता। आप चाहो तो ट्राई कर लो क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो चाहिए और ये बोला कि चाहिए।
अब आपने इनमें से किसी एक को चूज कर लिया तो बाकी सब वैसे आ जाएंगे, तो इसके जैसा ही बन जाएगा, मतलब अलग तो बनेगा नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आर 2, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आर 2 ही बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब देखो, ये तो थे ज्योमेट्री वाले रिलेशन को क्या बोलते हैं, रिलेशन जिनको हम इक्विवेलेंस प्रूव किया। अब कभी कभी कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड भी कुछ पूछे जाते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए, उस तरह की हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट आए ही नहीं। आप कोई भी बुक सॉल्व कर रहे हो या कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे इसमें दे रखा है ज्योमेट्री वाले कुछ क्वेश्चन, कभी कभी कहीं कहीं कुछ बुक में दे रखे होते हैं, वो इस तरह से है। क्वेश्चन दे रखा है आपको, show that the relation R, the relation show that the relation R on the set A, on the set A of points in a plane, given by R P comma Q such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation, further show that the set of all points related to a point P which is not equal to origin is the circle passing through P with origin as center. ठीक है, ये आपसे पूछा है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको एक रिलेशन है जिसको प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। रिलेशन क्या है, R इक्वल टू P कॉमा Q। ये P कॉमा Q क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन आर सेम। दोनों की डिस्टेंस P और Q की ओरिजिन से है वो इक्वल है, तो ऐसे पॉइंट्स का जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस होगा, ये आपको प्रूव करना है। और साथ में आपको ये भी बताना है कि ऐसे जो पॉइंट है वो एक सर्कल को डिनोट करेंगे ओरिजिन को छोड़ के, और ओरिजिन है वो इसका सेंटर होगा, ये आपको प्रूव करना है। आप लोगों ने एक भी पहले क्वेश्चन लिख ले, क्वेश्चन लिखने के बाद इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लिख ले एक बार।
चलिए अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमको जो गिवन है वो क्या गिवन है, वी है P, Q belongs to R if OP equal to OQ। ऐसे कुछ गिवन है, where O is origin, वो है वो ओरिजिन। तो ओरिजिन से P की डिस्टेंस और ओरिजिन से Q की डिस्टेंस अगर इक्वल है तो P और Q है वो R के साथ रिलेशन में हो तो P Q बिलोंग्स टू R। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रीजन, क्या मैं बोल सकता हूं कि OP इक्वल टू OP होता है, किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस तो इक्वल होगी उसी पॉइंट पे, OP इक्वल टू OP है, देन P, P बिलोंग्स टू R होगा, तो R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। ध्यान दें ये एक पॉइंट है ओरिजिन, ये पॉइंट है P, OP डिस्टेंस OP के इक्वल ही होगी, बिल्कुल होगी। सिमेट्रिसिटी देखते हैं, सिमेट्रिक देखते हैं, अगर OP इक्वल टू OQ है, OQ ये P है और ये पॉइंट Q है, इन दोनों की डिस्टेंस O से इक्वल है, OP इक्वल टू OQ है, या फिर हम लोग करते हैं लेट P, Q बिलोंग्स टू R। ये हमने लेट किया कि P, Q बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट OP इक्वल टू OQ होगा। अगर P, Q बिलोंग्स टू R है तो हमें गिवन है कि OP इक्वल टू OQ होगा। अगर OP इक्वल टू OQ है तो यहां से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि OQ इक्वल टू OP होगा। अगर OQ इक्वल टू OP है तो क्या यहां से आप लोग ऐसा लिख सकते हैं Q, P बिलोंग्स टू R। अगर O से P की डिस्टेंस O से Q के इक्वल है तो O से Q की डिस्टेंस O से P की इक्वल होगी, बिल्कुल होगी, तो R इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलते हैं, हम लोगों ने लेट किया, मैं लेट करता हूं कि लेट P, Q बिलोंग्स टू R है एंड Q, S बिलोंग्स टू R है। इसका मतलब यहां पे ये कह रहा है कि OP है वो OQ के इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट OP इक्वल टू OQ एंड OQ इक्वल टू OS है। तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि OP इक्वल टू OS। ध्यान दें ये P की O से डिस्टेंस है वो इक्वल है O से Q की डिस्टेंस के, और O से जो Q की डिस्टेंस है वो इक्वल है O से S के, ये S है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो क्या OP और OS इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। अगर ऐसा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि P, S बिलोंग्स टू R होगा। अगर ये है तो बोल सकते हैं कि R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन है तो क्या आपने ये प्रूव कर दिया कि R है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। Therefore R is an equivalence relation, R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। अब ध्यान दें इन्होंने बोला था कि ऐसे सभी पॉइंट जो रिलेशन में है, जैसे P और Q है, P और S है, P और T है, मान लो यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेता हूँ P और T रिलेशन में, P और Q रिलेशन में, T और S रिलेशन में, ये कब रिलेशन में हो सकते हैं, जब ये और ये डिस्टेंस इक्वल हो। ये दोनों कब होगी, जब ये और ये इक्वल हो। ये दोनों कब, जब ये और ये इक्वल हो। ये दोनों कब, ये और इक्वल। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इन सभी पॉइंट की डिस्टेंस है आपस में इक्वल है। ये सभी पॉइंट OP, Q, R, S, R आ गया, और भी पॉइंट आ गया, A आ गया, पॉइंट B आ गया, पॉइंट C आ गया, इन सभी पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल होगी।
अगर किसी एक सर्टेन पॉइंट से सभी पॉइंट की इक्वल डिस्टेंस सभी को ज्वाइन करो तो क्या ये सर्कल बनता है? सर्कल की डेफिनेशन ये है, और वो क्या बन जाएगा? सेंटर बन जाएगा। तो ये प्रूव करना। अगर कोई रिलेशन ऐसा है R, तो ये बताता है कि P और Q पॉइंट के बीच में रिलेशन R इक्विवेलेंस कब है? जब P O से P की डिस्टेंस और O से Q की डिस्टेंस इक्वल है। तो ऐसे बहुत सारे आपको पॉइंट मिलेंगे जिसकी O से डिस्टेंस है इस P के साथ इक्वल होगी। O से P की डिस्टेंस किसके साथ इक्वल है? Q के साथ, S के साथ, T के साथ, R के साथ, A के साथ, B के साथ। तो इन सभी के साथ इक्वल रिलेशन बनाएगा। जिन जिन के साथ ये इक्वल रिलेशन बनाएगा वो सभी पॉइंट O से इक्वल डिस्टेंस में होंगे, और O से इक्वल डिस्टेंस जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को ज्वाइन करोगे तो एक सर्कल बनेगा। इसका सेंटर ओरिजिन है। ये प्रूव करना था। एक और क्वेश्चन देखिए ज्योमेट्री से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है? ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा है, A रिलेटेड टू B, A और B के साथ रिलेशन कब होगा? जब B is B within 1 किलोमीटर फ्रॉम A। B है वो A के साथ विदिन 1 किलोमीटर के अंदर रहता है, तो A और B के साथ है वो रिलेशन में होता है। ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी, फर्स्ट पॉइंट रिफ्लेक्सिविटी। अब देखिए क्या A बिलोंग्स टू A होगा? A, A बिलोंग्स टू R होगा? क्या A है वो A के साथ विदिन 1 किलोमीटर होता है? बिल्कुल होता है। A is within 1 किलोमीटर फ्रॉम A, बिल्कुल होता है। मैं खुद 1 किलोमीटर के दायरे में अपने से डिस्टेंस पे हूँ, बिल्कुल हूँ। 1 किलोमीटर के अंदर 0 डिस्टेंस क्या होगा? 1 किलोमीटर के अंदर ही को। दूसरा तो R इज रिफ्लेक्सिव हुआ। ये ज्योमेट्री वाले आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ज्यादा लिखने का नहीं इसमें होता है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कहते हैं। मैं बोलता हूं कि लेट किया कि A, B बिलोंग्स टू R है, मतलब A है वो विदिन 1 किलोमीटर, सॉरी विदिन 1 किलोमीटर फ्रॉम A। B है वो A से विदिन 1 किलोमीटर है, और C है वो B से विदिन 1 किलोमीटर। तो क्या A है वो C से विदिन 1 किलोमीटर होगा? नॉट नेसेसरी। उल्टा, तो A है वो विदिन 1 किलोमीटर होगा, B से बिल्कुल होगा। सॉरी मैं ट्रांजिटिव वाला बोल गया, ठीक है। A है वो A से 1 किलोमीटर के अंदर होता है, जीरो डिस्टेंस मतलब 1 किलोमीटर के अंदर। A B से 1 किलोमीटर के अंदर डिस्टेंस पे, तो B B A से 1 किलोमीटर के अंदर डिस्टेंस होगा। तो क्या बोल सकता हूँ कि B, A also belongs to R, hence R is symmetric। R is symmetric। ट्रांजिटिवली चेक करते हैं। ट्रांजिटिव, अब देखिए ट्रांजिटिव मैं लेट करके चलता हूं। लेट A, B एंड B, C बिलोंग्स टू R, मतलब B जो है B है विदिन 1 किलोमीटर फ्रॉम A। B है वो A से 1 किलोमीटर के अंदर है, और C है वो B से 1 किलोमीटर के अंदर है। तो क्या A है वो C से 1 किलोमीटर के अंदर है? क्या जरूरी है? देखिए ध्यान से, अब इसको यहां से ये A है और यहां से ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो B कहीं यहां पे होगा इस 1 किलोमीटर के अंदर कहीं ना कहीं। ये B है और C, इससे 1 किलोमीटर डिस्टेंस का रेडियस सर्कल यहां बनता है, ये बनता है। तो C इसके बीच में कहीं पे भी हो सकता है, यहां 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 भी। अगर यहां पे हुआ तो A से C के बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर के अंदर आ जाए। लेकिन C अगर यहां हुआ यहां, तो देखिए क्या B और C के बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर के अंदर है? A से B के बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर के अंदर, लेकिन क्या A और C के बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर के अंदर? नहीं, बाहर है। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट A, C belongs to R, does not belongs to R, hence R is not transitive। अगर R transitive नहीं है तो क्या R इक्विवेलेंस होगा? नहीं। Therefore R is not an equivalence relation।
आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं। चलो ये तो था अपना रिलेशन वाला पोर्शन। अभी इसके अंदर एक और टॉपिक है, दो छोटे छोटे टॉपिक है। इक्विवेलेंस क्लास। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था इक्विवेलेंस क्लास जब हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि a माइनस बी मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इफ डिफरेंस ऑफ a माइनस बी इज इवन देन r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपको बताया था। और सेट A था 1 2 3 4 और 5। अब इस पे एक रिलेशन था। रिलेशन क्या था? r इक्वल टू a माइनस बी इवन। तो आपने बताया था कि इक्विवेलेंस होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि a माइनस है इसमें से कोई भी 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 4 माइनस 4 और 5 माइनस 5 का डिफरेंस 0 होगा और 0 में से इवन नंबर होगा तो रिफ्लेक्सिव हुआ। अगर 1 माइनस 3 इवन है तो 3 माइनस 1 भी इवन होगा। 1 माइनस 5 इवन है तो 5 माइनस 1 भी होगा। 2, 4 इवन है, दोनों का डिफरेंस तो 4, 2 का डिफरेंस भी इवन होगा, तो सिमेट्रिक हुआ। अगर 1, 3 का डिफरेंस इवन है और 3, 5 का इवन है तो 1, 5 का भी इवन होगा, तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव। ये रिलेशन कैसा था? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर ये रिलेशन इक्विवेलेंस है तो आपको मैंने क्या बताया था कि ये सेट ए पे कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है और फिर आप इस सेट के दो पार्ट करते हो। कौन कौन से? 1, 3 और 5 और 2, 4, ये दो पार्ट किए। अब इन दो पार्ट में भी यही रिलेशन इक्विवेलेंस बनता है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ध्यान देना, इक्विवेलेंस क्लास उसको बोलते हैं। सेट ए पे कोई रिलेशन आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। आपने उस सेट ए के पार्ट्स किए, A1 A2 A3 बहुत सारे पार्ट्स किए और हर पार्ट के लिए वो रिलेशन इक्विवेलेंस बनता है। ये है वो, इसके लिए भी इक्विवेलेंस है, इसके लिए। अब इसमें से कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, उनका डिफरेंस वो हमेशा इवन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। इसके लिए भी इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया, दोनों के लिए। लेकिन इसका कोई भी एक एलिमेंट और इसका कोई भी एक एलिमेंट लोगे तो कभी भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। नंबर वन चीज, आप दो पार्ट बना रहे हो, उन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर ये A1 है और ये A2 है तो A1 इंटरसेक्शन A2 है वो 5 होना चाहिए, कुछ भी नहीं। कितने भी पार्ट बनाओ, A1 A2 A3 A4, कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं होना चाहिए। और जब आप पार्ट बनाए तो आपको ध्यान रखना है कि एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। मतलब A1 यूनियन A2 है वो यूनिवर्सल सेट A आना चाहिए। मतलब समझ रहे हो कि आपने जितने पार्टीशंस को ब्रेक किया है सभी का यूनियन करोगे तो ये फुल पार्ट ए सेट आपको मिलना चाहिए। दो कंडीशन। पहली कंडीशन, अब जितने भी पार्टिसिपेंट कर रहे हो उन सभी में कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा, उन सभी का सम है वो सेट ए के इक्वल होना चाहिए। जो रिलेशन इसमें इक्विवेलेंस था इन सब में भी इक्विवेलेंस होना चाहिए। और कोई भी एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट के साथ रिलेशन में नहीं होगा। अगर है तो इक्विवेलेंस नहीं बनेगा। अगर ऐसा बन सकता है तो ये जो सबसेट बने इनको ही इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। यही आपकी इक्विवेलेंस क्लास है। समझ आया? फिर से बताऊं, आपके पास एक सेट ए है जिसके अंदर कोई रिलेशन आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। जितने भी उसके अंदर एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट उठाओ आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। आपने उस सेट ए के पार्टिसिपेंट कर दिए A1 A2 A3। पार्टिसिपेट किस तरह से किया है कि इन सभी में कॉमन कुछ भी नहीं है, सब अलग अलग एलिमेंट, ठीक है। और इन सभी का सम करोगे तो पूरा सेट ए मिलना चाहिए। मतलब जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि इसमें 5 एलिमेंट है, 2 इसमें उठा लिए, 2 इसमें उठा लिए, एक वही रह गया, नहीं। आपको सारे के सारे एलिमेंट वहां से उठाने पड़ेंगे, इन पार्टिसिपेंट के अंदर कहीं ना कहीं डालने पड़ेंगे और कोई भी कॉमन भी नहीं होना चाहिए। और हर पार्टिसिपेंट जो आपने इसके पार्ट किए हैं, हर पार्टीशन है वो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन होगा हर पार्टीशन के अंदर। जो उसमें था वही रिलेशन जो उसमें इक्विवेलेंस है ए के अंदर, वो A1 A2 A3 A4 इन सब के अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए और सारे के सारे एलिमेंट वहां से आने चाहिए, कोई वहां बचना नहीं चाहिए। और किसी एक का सबसेट का पार्टीशन का दूसरे पार्टीशन के साथ रिलेशन है वो इक्विवेलेंस नहीं होना चाहिए। इसका एक एलिमेंट उठाया, एक इसका उठाया और इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया, नहीं होना चाहिए। इसके एलिमेंट का इसके साथ ही इक्विवेलेंस रिलेशन हो, इसके एलिमेंट का इसके साथ, इसके एलिमेंट का इसके साथ। तो ये जो आपने सबसेट बनाए, पार्टीशन बनाए, इनको ही इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन है, ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक, उसके बाद कंपोजिट रिलेशन और आपका ये टॉपिक फिनिश। इक्विवेलेंस क्लास। लेट A, B
non-empty set and are being an equivalence relation on A. Let A1, A2, dot dot A of k be mutually adjoint subset of A such that A1 से लेके A तक म्यूचुअली एडजॉइंट सबसेट है एक ने अपने पार्टीशन किए। फर्स्ट कंडीशन है कि यूनियन ऑफ ए जितने भी पार्टीशन किए उन सबका सम है वो सेट ए के इक्वल होना चाहिए। नंबर 2, every two element in A of I, किसी एक सबसेट के अंदर जो कोई भी दो एलिमेंट उठाओ वो आर रिलेटेड टू ईच अदर एक दूसरे के साथ रिलेशन में होने चाहिए, वही इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर। नंबर 3 है, थर्ड कंडीशन है, इफ x बिलोंग्स टू ai, किसी एक सबसेट का एलिमेंट x है और दूसरा एलिमेंट y दूसरे सबसेट का है, देन x डज नॉट रिलेटेड टू y। मैंने अभी बताया किसी एक पार्टीशन का एलिमेंट दूसरे पार्टीशन के एलिमेंट के साथ रिलेशन में नहीं होना चाहिए इफ I is not equal to j, मतलब जब तक कि दोनों सबसेट है वो इक्वल ना हो। देन these subsets A1, A2, A3, A of k are called equivalence class। तो ये जो सबसेट है इनको इक्विवेलेंस क्लास कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन गिवन है, लेट A 1, 2, 3 और 4 एक सेट है। कंसीडर द इक्विवेलेंस रिलेशन R, एक इक्विवेलेंस रिलेशन R है। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 2 और 2 ऑन A। ये रिलेशन है जो इक्विवेलेंस रिलेशन है। फाइंड द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ द एलिमेंट ऑफ A। फाइंड equivalence classes of the element of A। ये जो A है उसके एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लासेस आपको ढूंढनी। सबसे पहले एलिमेंट 1 की इक्विवेलेंस क्लास को हम ऐसे लिखते हैं जैसे मैट्रिक्स की तरह। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास ये देखिए लोग क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू तो A होना चाहिए, A का कोई एलिमेंट एक x होना चाहिए, और x है x, 1 है वो बिलोंग्स टू R होना चाहिए। क्या ये कहानी समझ आई? फिर से बताओ। इन्होंने बोला है कि ये जो A है सेट उसके एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लासेस बताओ। अब 1 है इसकी आपको इक्विवेलेंस क्लासेस बनानी है। मतलब ये हुआ कि ये 1 और कोई दूसरा एलिमेंट x इसी सेट का, एक तो 1 है फिक्स है और दूसरा कोई एलिमेंट इसके साथ कोई और एलिमेंट कौन से होंगे जिससे कि ये जो है बिलोंग्स टू R हो जाए, रिलेशन R बन जाए। ठीक है,
इक्विवेलेंस रिलेशन आर बन जाए। कौन कौन से आप देखिए, 1 का किसके साथ है इसमें, 1 का 2 के साथ, 1 का 1 के साथ, और 1 का 2 के साथ, 1 का 1 ये आ गया। दूसरा देखिए एलिमेंट की पूछा है मैंने, इक्विवेलेंस क्लास एलिमेंट की बना रहे हैं लोग। दूसरा सेकंड नंबर एलिमेंट नंबर 2, यहाँ पे कह रहा है कि x बिलोंग्स टू a होना चाहिए सच दैट x, 2 है वो बिलोंग्स टू r होना चाहिए। x, 2 बिलोंग्स टू r मतलब एक तो 2 हो जाए और दूसरा x कहां से आएगा, x a से आएगा। तो इन दोनों एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू r। कौन कौन से, एक तो 2 है और दूसरा 1 2 2 1 या 2 1। नेक्स्ट 1 2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 3 के लिए भी यही x बिलोंग्स टू a सच दैट x, 3 बिलोंग्स टू r। r के अंदर जो होना चाहिए एक तो 3 है और दूसरा x एलिमेंट। 3 का और किसके साथ है, यहाँ पे किसी के साथ नहीं है। 3 का 3 के साथ ही है, एक और एलिमेंट चाहिए नहीं है तो सिर्फ 3 लिखेंगे। वैसे ही 4 की इक्विवेलेंस क्लास में 4 ही आएगा। क्या ये कहानी समझ आई? फिर से बताता हूँ। हमको पूछा है इक्विवेलेंस क्लास किसकी, एलिमेंट की पूछा है, सबसेट की नहीं पूछा। हर 1 बाय 1 एक एलिमेंट बनाते जाते हैं और उसकी इक्विवेलेंस क्लास मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ठीक है, कि हम पार्टीशन करते हैं और फिर उसकी इक्विवेलेंस क्लास देते हैं। अब इन्होंने एलिमेंट के लिए पूछा है, ये तो पार्टीशन मैंने सबसेट के लिए बताया। और एलिमेंट के लिए अगर पूछा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, 1 एलिमेंट देखो, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3 और एलिमेंट 4, इनको क्लासेस को ऐसे लिखते हैं मैट्रिक्स की तरह से। अब 1 का किसके साथ इस रिलेशन में है, इक्विवेलेंस क्लास बन जाए तो x बिलोंग्स टू a होना चाहिए सच दैट x, 1 बिलोंग्स टू r। इस r के अंदर x और 1 का रिलेशन किस किस के साथ है, 1 का रिलेशन x के साथ है, वो x क्या क्या है, x कहां से आना चाहिए, यहां से 1 का 1 के साथ वो काउंट नहीं कर सकते। दूसरा कोई एलिमेंट 1 का 2 के साथ है, ये आ गया। फिर 2 का किसके साथ है, 1 के साथ। 3 का किसी के साथ नहीं अपने अलावा 3 लिखा। 4 का अपने अलावा किसी के साथ नहीं 4 लिखा। इस तरह से एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखें जो कि सबसेट के ऊपर डिपेंड है। ये तो था एलिमेंट के ऊपर, वो बताएगा कि आपको किस तरह से इक्विवेलेंस क्लास बनानी है सबसेट से। आपको उम्मीद है एलिमेंट वाला समझ आ गया होगा कि अपने अलावा और किस किस के साथ रिलेशन में है, उसी सेट के अंदर, उसी रिलेशन के अंदर जो आपको डिफाइन है। वैसे तो और भी रिलेशन बन सकते हैं लेकिन हमें जो दे रखा है उसी की बात करते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, we define a congruent modulo of b। इसका मतलब होता है if a minus b is divided by 2। अगर दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइडेड है, इसका मतलब हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं a minus b is even। a minus b क्या है, वो इवन है। then prove that ये जो कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो है is an equivalence relation in Z and find equivalence classes। आपको इक्विवेलेंस क्लासेस बतानी है और इक्विवेलेंस है रिलेशन ये आपको प्रूव करना है। सबसे पहले मैं लेट करता हूँ रिफ्लेक्सिविटी के लिए, सॉरी वैसे लिख देता हूँ, वी हैव a, b belongs to R if and only if a minus b is even, where a, b belongs to Z। ये हमको गिवन a, b है वो इंटीजर है और इन दोनों का डिफरेंस है, अगर वो इवन है तो a और b का एक रिलेशन बनेगा, a b के साथ रिलेशन होगा। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी के अंदर ये क्या बताएगा, लेट किया हमने कि a बिलोंग्स टू Z है तो a माइनस a इक्वल टू 0 विच इज इवन। क्या ये इवन है तो a रिलेटेड टू a हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट a, a बिलोंग्स टू R, देन R इज रिफ्लेक्सिव। R है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट सिमेट्री देखते हैं। सिमेट्री मैं लेट करता हूं कि a, b बिलोंग्स टू R। a और b का रिलेशन है, a का b के साथ रिलेशन,
तो ये कह रहा है कि a माइनस बी है वो इवन होगा। तो यहां से क्या मैं b माइनस ए भी बोल सकता हूँ कि इवन होगा, भले वो नेगेटिव हो, या फिर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव लेकर रहेगा तो इवन। 2 लिखूं या माइनस 2 लिखूं, है तो इवन इंटीजर। तो क्या बोल सकता हूँ कि b, a belongs to R and R is symmetric relation। नेक्स्ट ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, देखिए ट्रांजिटिविटी हमने लेट किया कि a, b belongs to R है एंड b, c वो भी belongs to R। a, b belongs to R, b, c belongs to R। इसका मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि a माइनस बी है वो इवन है, 2m लिख देता हूँ, और b माइनस सी है वो भी इवन है, 2 म्यू लिख देता हूँ। तो इवन प्लस इवन तो इवन ही रहता है, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल टू 2m प्लस 2 म्यू। दिस इंप्लाइज दैट a माइनस सी इक्वल टू 2 इंटू m प्लस म्यू, मतलब 2k। a माइनस सी इवन हुआ तो a, c बिलोंग्स टू R हुआ, a, c बिलोंग्स टू R हुआ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन R है वो अगर ट्रांजिटिव रिलेशन है तो R इज देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सोचिए इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या हो सकती है। Z है इंटीजर आपके पास, तो इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या हो सकती है। सोचिए एक बार, इक्विवेलेंस रिलेशन आपने प्रूव कर दिया तो इक्विवेलेंस क्लास आपके सामने क्या क्या हो सकती है। आपको ऐसे पार्टीशन करने हैं इस Z के कि उन सभी पार्टीशन के अंदर ये रिलेशन है वो इक्विवेलेंस बन जाए। उन्हीं पार्टीशन को हम लोग बोलेंगे आगे चल के कि ये क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है। तो देखिए क्या क्या हो सकते हैं, आप लोगों ने नोट किया होगा। आप लोग याद है मैंने जो इक्विवेलेंस क्लास के लिए क्वेश्चन का वहीं पे डेफिनेशन बता दी 1 2 3 4 5, जिसमें 1 3 5 और 2 4 इन दोनों में वही था, a माइनस बी इवन था, यहाँ भी वही। तो सेट बनाता हूँ, सेट ए, इसके अंदर मैंने लिखा डॉट 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 -3 -1 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। एक दूसरा सेट बनाया बी जिसके अंदर -4 -2 0 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान दें, इसमें से कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, कोई भी दो एलिमेंट, ये दो उठा दो, ये दो उठा दो, ये दो उठा दो, ये दो, क्या उन दोनों का डिफरेंस ऑलवेज इवन आएगा। ऑलवेज दो ऑड इंटीजर का डिफरेंस ऑलवेज इवन होता है और दो इवन इंटीजर का डिफरेंस भी ऑलवेज इवन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप इस सेट के अंदर ये रिलेशन है वो ऑलवेज इक्विवेलेंस होगा और इस सेट के अंदर भी ये जो रिलेशन ऑलवेज इक्विवेलेंस होगा। तो हमने एक इंटीजर तो था z, उसके दो पार्टीशन किए, ए है वो सेट ऑफ ऑड इंटीजर, जिसके अंदर किस तरह के इंटीजर है, ऑड नंबर वाले, और बी है वो सेट ऑफ इवन इंटीजर। और इन दोनों ही सबसेट के अंदर, जो जेड के दोनों ही सबसेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है और दोनों का यूनियन करता हूं तो जेड मिलता है मुझे। कंडीशन क्या क्या फुलफिल है, देखो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, दोनों का यूनियन करता हूं तो मुझे जेड मिलता है और दोनों के अंदर इसके कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, ये है वो रिलेशन होंगे, इक्विवेलेंस बनाएंगे। इसके भी कोई भी दो एलिमेंट बनाओ वो रिलेशन होंगे। इसका कोई एक एलिमेंट इसके किसी भी एक एलिमेंट के साथ रिलेशन में नहीं होगा। आप चाहो तो चेक कर लो, ये -3 और 2 दोनों का डिफरेंस देखो, 5 आएगा, कभी भी इवन नहीं हो सकता। ये 5 और 0 5 आएगा, 3 और 2 5 आएगा, 1 और 2 1 आएगा, -1 और 4 7 और 6 1 आएगा, 5 और 8 3 आएगा। कभी भी दोनों का डिफरेंस, इसका एक एलिमेंट और इसके एक एलिमेंट का डिफरेंस इवन नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। तो इस तरह के पार्टीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेशन बताया इक्विवेलेंस क्लास। तो आपकी इक्विवेलेंस क्लास आ गई, ये सेट ऑफ ऑड इंटीजर और सेट ऑफ इवन इंटीजर, ये है आपकी इस रिलेशन की इक्विवेलेंस क्लास।
ठीक है, नेक्स्ट देखो। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास वाला कॉन्सेप्ट। और फिर लास्ट टॉपिक कंपोजिशन या कंपोजिट रिलेशन। एक रिलेशन सेट R1 A to B है और R2 B to C है, तो R1 ऑफ R2 A to C हो जाएगा, वो वाला है। चलो देखिए, क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है लेट Z इक्वल टू A1 यूनियन A2 यूनियन A3 वेयर A1 जो है वो आपको गिवन है 1 4 7, A2 जो है वो आपको गिवन है 2 5 8 और A3 जो गिवन है वो आपको गिवन है 3 6 9। डिफाइन एन इक्विवेलेंस रिलेशन। Define an equivalence relation. Define an equivalence relation whose equivalence classes are A1, A2 and A3। आपको एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है जिसके लिए आपको इक्विवेलेंस क्लास दे रखी है। अब ये उल्टा आ गया। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे पास एक सेट होता था, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता था, उस सेट को पार्टीशन करके हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकालते थे। अभी इन्होंने पहले दे दिया कि इक्विवेलेंस क्लास दे रखी है, अब इक्विवेलेंस रिलेशन ढूंढो। तो क्लास से एक चीज समझ आ रही है, इन्होंने क्या किया देखो, 1 4 7 इस तरह से सेट है, 2 5 8 फिर 3, देखो 1 2 3 4 यहां से स्टार्ट हो गया, 4 5 6 7 यहां से स्टार्ट हो गया, 8 मतलब 3 के बाद फिर नेक्स्ट वाला एलिमेंट A1 में जाता है, फिर 6 के बाद फिर A1 में जाता है। इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 का रोल जरूर है। ठीक है, इनका डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 6 मल्टीपल ऑफ 3, इनका डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 3, इनका डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब अगर मैं एक रिलेशन बनाता हूं कि जिसमें दो एलिमेंट का डिफरेंस है वो मल्टीपल ऑफ 3 आता है या डिवाइडेड बाय 3 आता है, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। क्यों बनेगा, देखो अगर मैं बोलता हूं एक रिलेशन है जिसमें दो एलिमेंट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 3, अब इसमें से कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, इसके बाद कौन सा होगा, 12 होगा, 15 होगा, ऐसे ही आएगा। उन दो में से कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, क्या उनका डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। इसमें से उठाओ, क्या मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। इसमें से उठाओ, क्या मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। तो वो रिलेशन, वो इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। और इन सभी का यूनियन करूंगा तो क्या आएगा, Z आएगा, Z आएगा सभी का यूनियन। क्या इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट है, कोई भी नहीं है। क्या किसी एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन बना सकता है कि दोनों का डिफरेंस है वो 3 आएगा। 1 और 5 का डिफरेंस कितना, 4, 3 नहीं आएगा। 7 और 8 का, 7 और 2 का, 5 और 9 का, 8 और 3 का डिफरेंस कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब मैंने जो सोचा, क्या सोचा, इसको देखते हुए कि इनमें से कोई भी दो एलिमेंट का डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 3 है, इनमें से कोई भी दो एलिमेंट का डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 3 है और इनमें से कोई भी दो एलिमेंट का डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 3 है। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ किस पे, Z पे, और जिसके इक्विवेलेंस क्लासेस ये है, तो हमारा रिलेशन में मिल गया, हमें रिलेशन नहीं पूछा। देखो कई बार ये लोग रिलेशन देके और हमसे इक्विवेलेंस क्लास पूछते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा उल्टा दिमाग भी घुमा देते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास देखें और आपको रिलेशन पूछ ले। तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है एलिमेंट पे, आपको देखना है एलिमेंट के अंदर क्या गिवन है, क्या कोई स्पेशलिटी है उनके सेट के अंदर। बिल्कुल इसमें मिल गई स्पेशलिटी, क्या मिल गई, ये मिल गई, A रिलेटेड टू B होगा इफ A माइनस B इज डिवाइडेड बाय 3, A माइनस B डिवाइडेड बाय 3। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि A कॉन्वर्ट मॉडुलो ऑफ B वेयर मॉडुलो इज 3, तो क्या बोला जा सकता है देन is an equivalence relation on Z। क्या ये समझ आ रहा है? अब मुझे बताने की जरूरत है
कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल नहीं। सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल नहीं। ट्रांजिटिव को बताने की जरूरत नहीं है, जैसे a माइनस बी अभी थोड़ी देर पहले इवन बताया था, जैसे आप पूरा का पूरा आप इसको सॉल्व करके बता दोगे कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो a1 a2 a3 ये जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी, इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर relation R where R is defined by R की definition क्या है? A conjugate modulo of B divided by 3, मतलब A माइनस B कोई भी दो एलिमेंट का डिफरेंस है वो 3 से डिवाइडेड होना चाहिए। ऐसा एक रिलेशन हमने बनाया जो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, आप चाहो तो प्रूव कर देना, उसकी ये इक्विवेलेंस क्लासेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्विवेलेंस क्लास पे क्वेश्चन है, लेट L be the set of all lines in the XY plane। एक ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया इक्विवेलेंस क्लासेस का। and as be the relation defined in L as S equal to L1, L2, such that L1 equal to L, और इसको और क्या लिख सकते हैं, और L1 is parallel to L2, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो इस तरह का ये L1 और L2 दोनों क्या होंगे, एक रिलेशन में होंगे, रिलेशन S के अंदर। तो आपको बताना है कि प्रूव S इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये आपको प्रूव करना है। एंड ऑब्टेन इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस आपको ऑब्टेन करनी है, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग फर्स्ट एक्स एक्सिस और सेकंड वाई एक्सिस। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में लास्ट टॉपिक पे जाते हैं। देखो क्या है, L एक सेट है लाइंस का, एक्स प्लेन में लाइन का पूरा सेट है। अब L1 जो लाइन है वो L2 के साथ रिलेशन में कब होगी, जब दोनों पैरेलल होगी। तो इस तरह के रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूव करना है और आपको साथ में इक्विवेलेंस क्लासेस भी बनाना है। अब इक्विवेलेंस क्लासेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि एक प्लेन एक्स प्लेन के अंदर बहुत सारी लाइन होगी। जैसे एक प्लेन है, ऐसी लाइंस भी होगी जो पैरेलल है, ऐसी लाइंस भी होगी, ऐसी लाइंस भी होगी, ऐसी लाइंस भी होगी, बहुत सारी लाइंस होगी पैरेलल। उन सभी के सेट जो होंगे वो इक्विवेलेंस क्लासेस बनते जाएंगे। लेकिन हमको बोला है कि इक्विवेलेंस क्लासेस किनको बताना है, जिसके अंदर एक्स एक्सिस भी हो और वाई एक्सिस भी हो। अब समझे, सबसे पहले क्या मुझे इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के प्रूव करने की जरूरत है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। रिफ्लेक्सिविटी के अंदर देखें, L1 बिलोंग्स टू L, L1 इज पैरेलल टू L1 होता है, बिल्कुल। अगर L1 इज पैरेलल टू L1 है तो L1 इज रिलेटेड टू L1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो L1 बिलोंग्स टू S हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हुआ। अब देखिए L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल L1 हो जाएगा। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल हो जाएगा। अगर L1 L2 बिलोंग्स टू S है तो क्या L2 L1 भी बिलोंग्स टू S हो जाएगा। अगर ऐसा है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, then L1 L2 belongs to S, L2 L3 belongs to S, तो क्या L1 L3 भी belongs to S हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। इससे पहले इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, आप वहां देख लीजिएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। हम चलते हैं इक्विवेलेंस क्लास में।
आपको बताना है कि एक्स एक्सिस को लेके और वाई एक्सिस को लेके इक्विवेलेंस क्लास क्या बन सकती है। देखो अगर मैं बोलता हूँ ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो ऐसी लाइन बताओ, ऐसी लाइन का सेट बताओ जिसके अंदर एक लाइन तो एक्स एक्सिस हो और दूसरी बाकी और भी जितनी भी लाइन है सभी लाइन हो, जिससे ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल सभी लाइन ऐसी होगी? क्या हम ये y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू -4, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -3, ये सभी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इनमें से कोई भी दो लाइन बताओ वो इक्विवेलेंस रिलेशन में होगी, इस रिलेशन में होगी। तो इन सभी लाइन के सेट से एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। कैसे? ये y1 है, y इक्वल टू 1, एक खुद के पैरेलल है, कोइंसिडेंस लाइन वाला कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्सिव हुआ। y1 और y2, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, दोनों पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, सिमेट्रिक हुआ। ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल ट्रांजिटिव हुआ। तो इस सेट का एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन उन सभी का एक सेट बनाओ, वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा और वो क्या होगी? y इक्वल टू b, y इक्वल टू b एक इक्विवेलेंस क्लास हुई जिसके अंदर एक्स एक्सिस भी आएगा। अब y एक्सिस के पैरेलल, इसके अंदर y एक्सिस है, अब y एक्सिस के पैरेलल सभी लाइन ऐसी होगी, ये है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। ठीक वैसे ही y एक्सिस के पैरेलल लाइन का जो सेट है उसमें से कोई भी दो लाइन उठाओ वो हमेशा पैरेलल होगी, तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। तो x y एक्सिस जिसके अंदर है वो इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? x इक्वल टू a, वेयर a बिलोंग्स टू r, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। समझ आया? वेयर a बिलोंग्स टू r एंड a बिलोंग्स टू r। तो ये है इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास फॉर रिलेशन R, इक्विवेलेंस क्लास किसके लिए? ये इक्विवेलेंस क्लास है जिसके अंदर x एक्सिस है मौजूद है, ये इक्विवेलेंस क्लास है जिसके अंदर y एक्सिस मौजूद है। ये इक्विवेलेंस क्लास आपने बताया। लास्ट टॉपिक है कंपोजिट रिलेशन, उसको समझे। इक्विवेलेंस क्लास आपको समझ आ गया होगा, सारे तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए, ज्योमेट्री वाले भी और वो भी। कंपोजिट रिलेशन क्या होता है? कंपोजिट फंक्शन भी आएगा, कंपोजिट रिलेशन ये क्या होता है उसको समझो। कंपोजिट रिलेशन मैं बोलता हूं A टू B कोई रिलेशन डिफाइन है, तो R1 कोई रिलेशन है जो A टू B डिफाइन है, तो R1 है वो ऑलवेज सबसेट ऑफ A क्रॉस B होगा। और एक दूसरा रिलेशन R2 है वो B टू C डिफाइन है, तो R2 ऑलवेज सबसेट ऑफ B क्रॉस C होगा। अब एक रिलेशन ऐसा R2 ऑफ R1, R2 ऑफ R1 वो रिलेशन है वो A टू C होगा, ये है कंपोजिट रिलेशन। कैसे? R1 के अंदर आप क्या पुट करोगे? सेट A के एलिमेंट पुट करोगे और जो रिजल्ट निकलेगा वो सेट B के एलिमेंट होगा। ऐसे तो होता है, जैसे ये बोलता हूं ये A टू B को रिलेशन डिफाइन है, ये B टू C को रिलेशन डिफाइन है, ये A B C D E 1 2 3 4 5 6 P Q R S T U। A का 2 के साथ रिलेशन है, B का 4 के साथ है, C का 1 के साथ है और D का 2 के साथ है रिलेशन है। इस 1 का Q के साथ है, 2 का P के साथ है, 3 का R के साथ है, 4 का Q के साथ है और 5 का T के साथ रिलेशन। ठीक है? अब देखो मैं अगर लिखता हूं R1 के अंदर A पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा? R1 के A पुट किया तो 2 मिलेगा। R1 के अंदर मैंने B पुट किया तो क्या मिलेगा मुझे? R1 में B पुट करने में 4 मिलेगा। R1 के अंदर C पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा? R1 के अंदर C पुट किया तो 1 मिलेगा और R1 के अंदर D पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है? ठीक वैसे R2 के अंदर देखो, R2 के अंदर मैंने 1 पुट किया तो मुझे Q मिलेगा, ये Q है, Q मिला। R2 के अंदर मैंने 2 पुट किया तो मुझे P मिलेगा और R3 के अंदर मैंने 3 पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा? R मिलेगा। और R4 के अंदर मैंने 4 पुट किया तो मुझे Q मिलेगा। वैसे R4 के अंदर R2 है, R2 के अंदर मैंने 5 पुट किया तो मुझे T मिलेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं R2 और R1 का मतलब, अब R1 के अंदर मैंने A पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा? R2 के अंदर बोलो, R1 में A पुट 2 मिला,
और R2 के अंदर 2 पुट किया तो P मिला, P मिला। क्या मुझे बता सकते हो R2 को R1 के अंदर मैंने A कौन से एलिमेंट सेट का एलिमेंट है A का, और P कौन से एलिमेंट का सेट है C का। तो R2 को R1 है वो रिलेशन A to C हो जाएगा, A to C। वैसे ही R2 को R1 के अंदर मैं क्या पुट करता हूँ, B पुट करता हूँ। ध्यान दें, R1 के अंदर B पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 4। अब R2 के अंदर 4 पुट किया तो मुझे Q मिला। मतलब R2 को R1 के अंदर B पुट करने पे Q मिलता है, B पुट करने पे Q मिलता है। B किसका एलिमेंट A का, C किसका Q का। तो R2 को R1 A से C एक रिलेशन होगा, यही होता है कंपोजिट रिलेशन। R1 A to B है, R2 B to C है, तो R2 O R1 A to C हो जाएगा। ठीक वैसे ही R1 O R2 किस तरह से हो जाएगा, R1 O R2, इसको लेते हैं। R2 कहां से कहां तक है, R2 है वो B से C तक है। मतलब आज तुम B पुट करोगे तो C का एलिमेंट मिलेगा, और R1 को क्या चाहिए, A का एलिमेंट चाहिए। ये तो बन ही नहीं सकता, A का एलिमेंट चाहिए इसको। अब R1 O R2 देखो, R1 O R2 के अंदर क्या चाहिए, सॉरी R2 O R1 देखो, R2 O R1 में किसका एलिमेंट चाहिए, A का। आपने A का एलिमेंट पुट किया तो आपको B का एलिमेंट मिलेगा। वो B का एलिमेंट R2 में जा सकता है, क्यों, क्योंकि R2 को तो B का एलिमेंट ही चाहिए। B का एलिमेंट वो इसमें गया तो C का एलिमेंट मिलेगा। तो R2 और R1 A पुट करने पे C मिल रहा है, तो A to C रिलेशन डिफाइन होगा। यही है कंपोजिट रिलेशन। चलो अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, लास्ट आपको समझ में आ गया होगा, फिर आपका ये टॉपिक खत्म कर दे रिलेशन। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। Composition of relation. Composition of relation. Let A, B, C are non-empty sets, and R1 is subset of A cross B, मतलब R1 है वो A to B डिफाइन है, and R2 is subset of B cross C, मतलब R2 है वो B to C डिफाइन है। Hence R1 cross R2 are relation R1 cross R2, sorry R1 and R2 are relation from A to B and B to C respectively. The composition of relations R1 and R2 denoted by R2 O R1, which is subset of A cross C, is defined as x, y belongs to R1 है, and y, z belongs to R2 है, is implied that x, z belongs to R2 O R1 होगा such that subset of which is subset of A cross C, where x belongs to A and y belongs to B and z belongs to C। ये आपको समझ आ गया होगा, z belongs to C। ये A है जिसके अंदर x है, ये B है जिसके अंदर y है, ये C है जिसके अंदर z है। R1 है रिलेशन वो डिफाइन है A to B, R2 है रिलेशन वो डिफाइन है B to C। R1 के अंदर x पुट करोगे तो y मिलेगा, R2 के अंदर y पुट करोगे तो z मिलेगा, और R2 O R1 के अंदर आपने x पुट किया तो क्या मिलेगा, ध्यान दें, R1 के अंदर x पुट किया तो y मिलेगा, वो y R2 में जाएगा, R2 में y जाएगा तो z मिलेगा, मतलब R2 R1 के अंदर आपने x पुट किया तो z मिला, R2 R1 के अंदर आपने x पुट किया तो z मिला।
जहां पे R2 R1 अब रिलेशन किसका हो गया, A टू C का हो गया, A क्रॉस C। आपने A से एलिमेंट पुट किए हैं और C से एलिमेंट मिल रहे हैं, A टू C हो गया। ये कंपोजिशन ऑफ रिलेशन है। आप इसमें R1 और R2 नहीं बना सकते, ये ध्यान रखना। R1 और R2 क्यों नहीं बना सकते, R1 और R2 क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि R3 के अंदर आप B से पुट करके C का एलिमेंट मिलता है। अब ये बोला मुझे तो C का एलिमेंट नहीं चाहिए, मेरा डोमेन ही A है, मुझे तो एक एलिमेंट चाहिए, तो आप ये इस कंपोजिशन बन ही नहीं सकता। तो कंपोजिशन बनाते वक्त ध्यान देना है आपको कि इसका जो रेंज है, इसका रेंज वो इसके डोमेन होना चाहिए। इसका रेंज जिस सेट से आ रहा है वो इसके डोमेन का सेट होना चाहिए, तो इसकी रेंज सीधी इसमें पुट होगी और इसमें तो पुट इसका डोमेन ही हो सकता है। इतना ध्यान रखना, ये होता है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। अपना रिलेशन खत्म हुआ, कल से पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन।